कि आपने बताया एनार्की में कोई एलीट क्लास रूलिंग पावर नहीं होगी, उसके अंदर मतलब कोई हम पर रूल करने वाला ही नहीं होगा। तो सर अगर हम एक घर में भी देखें तो 4 इंसान हैं तो उनके अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। आपने बात करी मिलिट्री और पुलिस पुलिस की, वो अलग बात है। पर एक घर के अंदर भी 4 इंसान के अलग ओपिनियन है, अलग पर्सपेक्टिव हैं। तो जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, डेवलपमेंट की फॉर अ नेशन, तो ये डेवलपमेंट करने के लिए जब हर इंसान का अपना ओपिनियन होगा, कोई सेंट्रल रूलिंग पावर नहीं होगी, तो ये हम यूनिडायरेक्शनल कैसे जाएगी ये ग्रोथ? और सर इसी के ओके। साथ मैं, हाँ जी, इसी के साथ अटैच दूसरा क्वेश्चन करूंगा कि आप अनार्की अनार्की देख रहे हैं एक वर्ल्ड व्यू पर्सपेक्टिव से, कि पूरी दुनिया में ऐसा ऐसा सिचुएशन आए। इन केस अगर इंडिया आज अनार्की एस्टेब्लिश करता है, मान जाता है, और ऑन द सेकेंड हैंड जो चाइना है वो नहीं मानता कि हम तो अपना सेंट्रल रूलिंग पावर रखेंगे, तो जो कैप्चर करना एक ऐसी कंट्री को जो एनार्की जिसने मान लिया, जिसके ऊपर कोई सेंट्रल रूलिंग पावर नहीं है, तो चाइना तो जैसे उनकी वो स्लाइसिंग पॉलिसी है कि थोड़ा 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 करके पूरा उनका ये एरिया ले लो, इस तरह से तो ये पूरा नेशन खत्म हो जाएगा जो एनार्की को मान रहा है। ओके, तो जशनदीप, एज लॉन्ग एज आपका पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि देश का डेवलपमेंट क्या प्रोग्रेस कैसे होगा अगर हमारे पास कोई सेंट्रल पावर ना हो जो कि मतलब एक टाइप का डायरेक्शन हमें दे। सो इस पे मैं आर्ग्यूमेंट देना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा या एनार्की ये नहीं कहता कि एनार्किस्ट सोसाइटी में लीडरशिप बुरा है या हायरार्की बुरी है। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली में इसका इक्वेशन किया जाता है बिकॉज मोस्ट लोग सोचते हैं कि जो एनार्की का प्रचार करते हैं वो लोग लेफ्टिस्ट होते हैं या सोशलिस्ट होते हैं या कम्युनिस्ट होते हैं। तो एनार्की देखो एक इस पे मैं थोड़ा दर्शकों को भी एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि जो लोग अपने आप को एनार्किस्ट बुलाते हैं वो एक्चुअली में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट से आते हैं। कुछ लोग अपने आप को एनार्किस्ट बुलाते हैं जो कि कार्ल मार्क्स में मानते हैं, जिनको चाहिए कि एक टाइप का कम्युनिस्ट यूटोपिया हो जहाँ पे सब सब लोग समान हो, यस सर। कोई भी मतलब वेल्थ में डिस्क्रेपेंसी ना हो। मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा, मेरे मेरे हिसाब से तो वो डिस्ट्रक्टिव आइडियाज भी है बिकॉज वो ह्यूमन नेचर में ही ऐसा, यू कैन से ह्यूमन नेचर के अलाइनमेंट में नहीं है। हम सब लोग अलग है, हमारी सबकी कैपेबिलिटीज अलग है, तो ये ऑब्वियस उसका रिजल्ट है कि अलग अलग लोगों के पास अलग टाइप का वेल्थ रहेगा, अलग पावर रहेगा। आप सभी लोगों को कभी समान बना नहीं सकते। और कम्युनिस्ट लोग ये भी चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का अंत हो वगैरह। मैं सब उन विचारों में मानता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से वो गलत विचार है और डिस्ट्रक्टिव विचार भी है जो सोसाइटी का मतलब विनाश करेंगे वो यूटोपिया के नाम पे। अभी जहां तक मैं अपने नजरिए से एनार्की की बात करता हूँ, मेरा बस एनार्की का होना यही मतलब है कि कोई शासक या रूलिंग क्लास ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हायरार्की नहीं होगी, कंपनीज नहीं होगी, लीडरशिप नहीं होगी, ये सभी चीजें होगी। ठीक है, तो इसका इतना ही मतलब है कि फोर्स लीडरशिप नहीं होगी। अभी जब आप जाके कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का जो मालिक है उसने अपना पैसा बचाया है, वो कंपनी को शुरुआत करता है, उसके लिए सीड फंडिंग देता है अपना पैसा बचा के या कर्ज लेके अपने नाम पे। अगर कंपनी का कोई डिफॉल्ट हो गया, लॉस हो गया, तो वो आदमी लायबल होगा। यस सर। ठीक है, तो अभी जाहिर सी बात है कि बिकॉज उसने वो चालू किया है तो उसको राइट देता है कि उसके लिए वो रूल्स बनाए वो कंपनी के लिए, और उसके हिसाब से फिर कंपनी चलती है, सीईओ या शेयर होल्डर्स के हिसाब से जो लोग कंपनी का शुरुआत करते हैं। सिमिलरली आपकी घर की बात है, तो आपके घर में आपने पैसा बचाया है, आपका घर खरीदा है या आपके पूर्वजों ने आपको ट्रांसफर किया हो, तो इसके लिए वो घर आपका है। तो जिसका ओनरशिप रहता है ना किसी चीज पे, उसको वो निर्णय लेने का हक होता है कि उसके लिए क्या रूल्स बनेंगे। क्या मतलब आपके घर में सोचो कि कोई किसी को आना है तो जूते बाहर निकालेगा नहीं निकालेगा, यस ये सर। सब जो निर्णय लेते हैं वो घर का ओनर बनाता है। तो अभी मैं ये लोगों को सोचने के लिए मजबूर करूंगा कि अगर हमारा देश पार्लियामेंटेरियंस का प्रॉपर्टी है और जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो लोग रूल्स बना सकते हैं कि हमारे देश में क्या होगा नहीं होगा, क्या कानून बनेंगे, तो उनको ये अधिकार कहाँ से मिला? घर की बात है तो भाई कोई मतलब घर को बराबर से अक्वायर करता है, प्रॉपर्टी को अक्वायर किया जाता है पैसे बचा के या कर्ज लेके। जहां तक कंपनी की बात है तो सिमिलरली कंपनी भी वैसे ही बनती है। तो मेरा आर्ग्यूमेंट यही यही है कि जो लोग देश के लिए कानून बनाते हैं उनको कोई हक नहीं है कानून बनाने का, रूल्स बनाने का, बिकॉज वो देश उनका है नहीं। मतलब संविधान पे कभी किसी का मर्जी लिया नहीं गया कि ये फिर संविधान के हिसाब से देश चलेगा। जब संविधान बना भी और पास भी हुआ तो हर एक आदमी का कोई कंसेंट लिया नहीं गया था कि आपको इसमें मंजूर है या नहीं। या पार्लियामेंटेरियंस को हर एक आदमी ने अपना प्रॉपर्टी दान नहीं किया कि ठीक है वो पूरे देश का प्रॉपर्टी आपका है, और यस इस तरीके सर। से कॉन्ट्रैक्ट करके सभी लोगों ने अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया।
तो ये अगर आप आर्ग्यूमेंट देखने जाओगे तो उनको कोई हक नहीं है कि हमारे देश के लिए पहली बात तो रूल्स बनाए। सेकेंडली जैसे मैंने बोला कि जस्ट बिकॉज उनको हक नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर सोसाइटी में लीडर्स इमर्ज नहीं होंगे। देखो हर एक आदमी के पास कोई भी चीज सॉल्व करने का पूरा ज्ञान या पूरा जो रिसोर्सेज है वो एक आदमी के पास रहते नहीं है। तो ये ऑब्वियस बात है कि जो लोग मानते हैं कि सोचो अगर चलो डेवलपमेंट की बात है तो कुछ कंपनीज नॉलेज रखती है अच्छा, या कोई लीडरशिप इमर्ज होके आता है जो कि एक टाउन बनाना चाहता है या सोसाइटी को एक तरीके से डायरेक्ट करना चाहता है कोई एरिया में, कोई भी एरिया हो, इकोनॉमिक्स का एरिया हो या मतलब अब एग्जाम्पल ले लो अनगिनत है, तो उसको लोग अपना जो पैसा है वो देंगे और फिर उसके मतलब जो भी उसका डिसीजन होगा उसको वो ट्रस्ट करेंगे और उनके पास मतलब ये कैपेसिटी रहेगी कि अगर कोई भी टाइम पे अगर वो किसी आदमी को पैसा दे रहे हैं Yes, जो sir. कि उसका दुरुपयोग कर रहा है तो फिर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमारे पास सरकारी व्यवस्था में ऐसा ऑप्शन नहीं है। सोचो कि हमने ये पॉलिटिशियन चोर लोग को पैसा दिया टैक्स के जरिए और फिर वो लोग बिल गेट्स के साथ जाके पार्टनरशिप करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जाके पार्टनरशिप करते हैं, या हमारा टैक्स पेयर के पैसे से वो लोग टीका खरीदते हैं। Yes, तो sir. फिर हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है ना कि हम वो पैसा वापस ले ले या हम बोले कि नहीं हम आपको अपना टैक्स नहीं देंगे, आप Yes, sir. हमारा पैसा ये सब यूज के लिए यूज कर रहे हो जिससे हमें कंसर्न नहीं है। पर वो सोसाइटी में आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन तो रहेगा ना, बिकॉज वो कोई रूलिंग क्लास नहीं रहेगा। तो अगर आप किसी को पैसा दे भी रहे हो, सोचो कि अगर ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी को टाउनशिप बिल्ड करनी है तो उसका आइडिया फ्लोट करेगा कि ऐसे हम टाउनशिप बनाएंगे और फिर जो लोग उसके रूल्स में अग्री करते हैं तो उसके लिए पैसा देके वो वहां पे शिफ्ट होंगे। अभी वो रूल्स से वो कंस्ट्रिक्ट होंगे बिकॉज वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो छोटा टाउन है, वो किसी ने पैसा बचा के या कर्ज लेके उसको अक्वायर किया है। तो इसके लिए वो जो रूल सेट है उसमें लोग ऑप्ट इन होंगे, लोग अपनी मर्जी से चूज करेंगे कि उनको कहाँ पे जाना है बिकॉज उसको वहाँ के रूल्स अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से डिसेंट्रलाइज तरीके से डेवलपमेंट होगा। और जहां तक वो देश को डायरेक्ट करने की बात है तो इस पे मैं आइडियाज प्रेजेंट करना चाहूंगा। एक आइडिया है कि सेंट्रलाइज मतलब टॉप डाउन कोई एक शासक हो जो पूरे एक लार्ज लैंडमास को रूल करे, और दूसरा है स्पॉन्टेनियस ऑर्डर। स्पॉन्टेनियस ऑर्डर में हम लोग विश्वास करते हैं और हम लोग क्या मानते हैं कि देखो सोसाइटी का प्रोग्रेस होने के लिए अलग अलग लोगों को साथ में आके कोऑपरेट करके आगे लेके जाना पड़ता है। मतलब एनार्की का मतलब ये नहीं है कि हर एक आदमी अपने आप में आइलैंड होगा और वो कभी किसी से डील नहीं करेगा या बस वो अपने आप में ही लगा रहेगा। हर एक आदमी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। अभी मैं अकेला आइलैंड पे या किधर आदमी हूँ तो मुझे कपड़े चाहिए, मुझे खाना Yes, sir. चाहिए, मुझे हेयर कट चाहिए, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वो सब के लिए मैं ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों के साथ व्यापार मुझे करना ही पड़ेगा बिकॉज मैं अपने खुद के बाल नहीं काट सकता, मेरे खुद के कपड़े बना नहीं सकता, अगर मुझे किताब चाहिए तो उसका मैन्युफैक्चरिंग में कर नहीं सकता। आप मानोगे नहीं, एक पेंसिल बनने के लिए, एक छोटी पेंसिल बनने के लिए कितना सारा नॉलेज, टैलेंट और अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें चाहिए होती है। मतलब पेंसिल का जो वुड होता है वो अलग देश से आता है, उसको कैसे काट के बनाना है वो उसका प्रोसेसिंग अलग देश में होता है। तो हम जानते भी नहीं है, बट ये जो मार्केट होता है ना वो लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए लोग फिर कोऑर्डिनेट करना चालू कर देते हैं। मार्केट फोर्सेस चीजों को कोऑर्डिनेट करती है लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए। तो इस तरीके से अनार्किस्ट सोसाइटी में भी लीडरशिप होगा। अगर लोग चाहते हैं कि वो किसी को फॉलो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट उनके पास ये एडेड ऑप्शन भी रहेगा कि अगर वो उनको लगता है कि कोई पैसे का दुरुपयोग कर रहा है तो फिर उससे पैसा विद्रॉ कर सकते हैं। तो लीडरशिप भी होगा और जो डायरेक्शन या डेवलपमेंट होगा सोसाइटी का Yes, वो sir. ग्राउंड अप तरीके से स्केल होगा, ना कि टॉप डाउन पे आके हमें बोले कि पूरे देश को इसी तरीके से चलना है। ये देश में 140 करोड़ लोग हैं तो वो जैसे आपने बोला हर एक आदमी की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग नीड्स है। तो इस तरीके से हर एक आदमी अपना खुद का वॉलंटरी निर्णय लेगा। अभी सोचो आप हो तो आपको नहीं चाहिए, मे बी आप एलोपैथी में नहीं मानते, मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ, तो आपको नहीं चाहिए कि आप गवर्नमेंट को या कोई भी मतलब अनार्की सोसाइटी में आप भी नहीं चाहोगे कि आप एलोपैथी को फंड करो। तो आप अपने हिसाब से आयुर्वेदा या फंक्शनल मेडिसिन में या होम्योपैथी में ऐसे कोई ऑल्टरनेट सिस्टम को आप अपना पैसा दोगे कि मुझे इससे ठीक होना है। अभी Yes, वो सोसाइटी में सोचो कि किसी को चाहिए कि वो एलोपैथी में विश्वास करता है, उसको वैक्सीन चाहिए तो वो उसके लिए अपना पैसा देगा। तो इस तरीके से कंपीटिंग इंटरेस्ट जो होते हैं, जो अलग अलग चीज चाहते हैं, अपने खुद के मॉडल सेटअप कर सकते हैं और उनको फंड कर सकते हैं। अभी सोचो कि शिक्षा की बात है yes, तो sir. आपको चाहिए कि आपके बच्चे ऐसे स्कूल में जाए जहाँ पे हमारे जैसे जागरूक लोगों की नॉलेज जो है वो उसको बच्चे को ट्रांसफर हो, आप उसको वैसा सिखाए।
अभी कोई दूसरा आदमी उसको चाहिएगा कि उसका बच्चा अलग तरीके से एडुकेट हो। तो अगर मैं स्टेट के माध्यम से डेवलपमेंट के नाम पे सबको बोलूं कि नहीं, हमको तो एक ही मॉडल चाहिए एजुकेशन का, पूरे देश में एजुकेशन इसी तरीके से चलेगा और सभी लोग इसी के लिए पैसा दे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों को उससे अग्रीमेंट नहीं होगा। तो ये सेंट्रलाइज जो मॉडल है ना डेवलपमेंट का, वही दिक्कत है। बिकॉज हर एक आदमी की अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग उनके विजन होते हैं कि किस तरीके से वो चीजें करना चाहते हैं। यस और सर। उसी तरीके से हर एक आदमी के पास वो ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि जहाँ पे उनको अपना पैसा लगाना है वो लगाए और जहाँ पे उनको नहीं लगाना है वो नहीं दे। मतलब मैं किसी से फोर्सफुली गन पॉइंट पे पैसा नहीं ले सकता कि मेरा देश के लिए ये विजन है तो आप मेरे विजन के लिए अपना पैसा दो। मैं अपना विजन किसी पे थोप नहीं सकता। बट सरकार के या स्टेट के मामले में ऐसा ही होता है, एक सुप्रीम लीडर आता है, वो बोलता है पूरा देश इसी तरीके से चलेगा, ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी चलेगी, सेहत की व्यवस्था ऐसी चलेगी। बट हम लोग जो है वो डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट में मानते हैं। तो वो मेरा उस पर आइडिया है। जहां तक आपने इन्वेजन की बात की, यस सर। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले पार्ट में एड्रेस कर दिया। देखो, जस्ट बिकॉज अब हमारे पास स्टेट होता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्वेड नहीं होंगे। जस्ट बिकॉज हमारे पास अभी भारतीय स्टेट है इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना बॉर्डर इंकर्शंस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ओके, अभी आपका डाउट ये है कि स्टेट नहीं होगी तो आप सोच रहे हो कि मिलिट्री ही चले जाएगा, तो फिर मिलिट्री नहीं रहेगी तो फिर चाइना आके तो इन्वेड कर सकता है। इसलिए मैंने बोला कि मिलिट्री ऐसी चीज नहीं है जो फिर सरकार ही दे सकती है। मतलब अभी मैं सिमिलर आर्ग्यूमेंट देता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि सरकार नहीं होनी चाहिए तो लोगों को लगता है कि सरकार नहीं होंगी तो रास्ते कैसे बनेंगे। तो वो उनके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, युवान भैया सरकार चली जाएगी तो फिर वो रास्तों को मेंटेन कौन करेगा, तो फिर हम ट्रैवल कैसे कर पाएंगे। बट ये सवाल जो है जो वो अज्यूम करता है कि सरकार ही है जो रास्ते दे सकती है, सरकार के बिना मिलिट्री नहीं चल सकती। ये गलत विचार है। सरकार के बिना भी मिलिट्री होगी, बहुत मजबूत मिलिट्री होगी। इस पे मैं आप मतलब दर्शकों को अगर इसमें डीप में जाना है तो मैं इस पे अलग किताबें रेकमेंड कर सकता हूँ। एक है द मिथ ऑफ नेशनल डिफेंस बाय हांस हॉपा। तो उन्होंने पूरी आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 300-400 पन्नों की किताब है, उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि सरकार के बिना मिलिट्री कैसे चलेगी और मजबूत मिलिट्री कैसे बनेगी। फिर इस पे एक वीडियो भी है, मीसिस इंस्टीट्यूट नाम का चैनल है, MISES यूट्यूब पे। उनका भी एक बहुत लंबा 1 घंटे का वीडियो है, मार्केट फॉर मिलिट्री डिफेंस। तो उसमें वो बताते हैं कि सरकार के बिना एक मजबूत मिलिट्री कैसे रहेगी। तो मिलिट्री भी रहेगी और उसका एडेड भी 2-3 एडवांटेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। एक है कि चाइना को अगर इन्वेजन करना है आज के टाइम में तो हमारे पास सरकार ऑलरेडी रेडी है। तो चाइना को बस जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ही कैप्चर करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार कैप्चर कर लिया तो फिर सारे कानून जो है वो लोग बनाएंगे। तो उनके लिए टेक ओवर करना और भी आसान है आज के टाइम, बिकॉज हमारे पास सरकार है। ठीक है, तो सरकार में मोस्ट लोग मानते हैं, तो फिर वो चाइना आके सरकार को टेक ओवर करेगी तो फिर मोस्ट लोग चाइनीज गवर्नमेंट में मानने लगेंगे। उनके पास वो उनको लगेगा कि ये लेजिटिमेट है। वैसे तो अनार्की सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास सेंट्रल रूलिंग पॉइंट नहीं होगा। तो कोई भी जो टायरेंट है या कोई भी जो शासक है जो दूसरे देशों पे अभी राज कर रहा है, उनके पास एक सेंट्रल पॉइंट नहीं रहेगा। उनको अगर लोगों को कैप्चर करना है तो हर लोकल लेवल पे जाके उनको उनके लीडर्स को कैप्चर करना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन टास्क है। पूरे देश में सारे लोकल लेवल पे जाके जो भी डिसेंट्रलाइज लीडरशिप बन रही है उनको जाके टेक ओवर करना, ये बहुत ही कठिन है कंपेयर टू कि आप एक पॉइंट पे जाओ और फिर एक पॉइंट पे टेक ओवर कर लो और फिर सारे कानून आप वहां से बनाओ। और तीसरा है कि भारत में अभी गन ओनरशिप जो है, मतलब हर आदमी का अपना हथियार होना, वो अभी बैंड है। अनार्की सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा। अनार्की सोसाइटी में हम मानते हैं कि हर एक आदमी स्वतंत्र है, उसका जो शरीर है उसका है, उसका प्रॉपर्टी उसका है, तो उसका बचाव करने का हक भी उसके पास होना चाहिए। तो हर एक आदमी को हक होगा कि वो अपने लिए अपना बचाव करने के लिए उसको जो भी साधन चाहिए, चाहे वो बड़ी गन हो, छोटी गन हो या टैंक हो, वो अपने आप पास रख सकता है वो अपना बचाव करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास ही मोनोपोली होनी चाहिए हथियारों पे। हथियार हर एक आदमी का हक है। और अंग्रेजों ने हमें इन्वेड किया, हम पे राज किया, उसके पहले हर एक आदमी के पास हथियार होते थे जब अंग्रेजों का राज नहीं चलता था। तो ठीक है, तो अनार्की सोसाइटी में हमारे पास हथियार भी होंगे हर एक आदमी के पास, जिसको भी चाहिए रखना है वो। तो हमारे पास 3 एडेड एडवांटेज होंगे। हमारे पास एक रूलिंग सेंटर नहीं होगा तो चाइना आके उसको आराम से कैप्चर नहीं कर सकता। उनको हर गली में जाके जंग लड़ना पड़ेगा। उनके सोल्जर्स को भी थ्रेट होगा। अभी के टाइम में क्या है कि चाइना का अगर इन्वेजन करना है तो सोल्जर्स को डर रहेगा खाली मिलिट्री से। बट आप लोग सोच नहीं पा रहे इसको, बट अगर आप सोचो कि भारत में 1.4 बिलियन लोग हैं
उसमें से आधे लोग के पास भी हथियार है, तो चाइनीज सिपाही जो है उनको हर एक आदमी के साथ जंग लड़ना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग ऐसे ही अपना देश देने नहीं वाले ना, हम लोग यस लड़ेंगे सर। अपने लिए अगर किसी का इन्वेजन हो रहा है। तो हमारा मिलिट्री पावर भी और भी बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आर्ग्यूमेंट किया था कि हर एक आदमी को देश में मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग होना चाहिए, उनको भी मतलब। और गन गन लीगलाइजेशन के लिए भी बहुत पार्लियामेंटेरियंस ने जाके बात रखी है। बट अभी हमारा कल्चर इतना बिगड़ गया है कि वो लोगों को लगता है कि नहीं, हम अगर हमारे देश में हथियार आएंगे तो हमारा अमेरिका जैसा हाल हो जाएगा, हमारे देश में भी मास शूटिंग होने लगेगी। उस पर भी अलग से मैं मतलब वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो वो सब विचारों को भी मैं डिस्कस करूंगा। बट या इसका मेरा रीजनिंग है कि अनार्की सोसाइटी में चाइना का इन्वेजन करना और भी मुश्किल हो जाएगा कंपेयर। और अनार्की सोसाइटी में मेन चीज है, देखो कि हमारे पास वेल्थ होगी, बिकॉज हमारे पास टैक्सेस नहीं होंगे और हमारे पास इन्फ्लेशन नहीं होगा। हमारे पास लाइकली गोल्ड स्टैंडर्ड रहेगा या बिटकॉइन स्टैंडर्ड रहेगा, और टैक्सेस नहीं होंगे। तो हमारा देश ऑटोमेटिकली हर एक आदमी के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो हमारा जो है वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा। हमारे देश के पास कितना अमीर है हमारा देश, उसको हम ज्यादा अमीर जल्दी बना पाएंगे। तो हमारा मिलिट्री और भी ताकतवर होगा, बिकॉज देश के लोग ज्यादा प्रॉस्पेरस रहेंगे, और देश के लोग चाहेंगे कि हम बाहर के इन्वेडर से मतलब दूसरे देशों से अपना बचाव करें। तो देश के लोग चाहेंगे कि वो मिलिट्री के लिए पैसा दे। ठीक है, मैं भी चाहूंगा कि मुझे भी बचाव चाहिए दूसरे देशों से, तो मैं मिलिट्री के लिए खुद पैसा दूंगा हमारा। इट्स जस्ट कि मिलिट्री सरकार नहीं चलाएगी, बट मिलिट्री मार्केट फोर्सेस के द्वारा चलेगी। वो कैसे चलेगी उस पर मैंने किताबें और वीडियोस रेकमेंड की है। यस सर, तो आपने डिटेल में समझाया कैसे अनार्की सोसाइटी होगी, क्या उसका फंडामेंटल्स होंगे। जैसे एक सेंट्रलाइज पावर नहीं है जो हम पर थोप रही है रूल्स कि हमें ये चीजें करनी ही करनी है। डिसेंट्रलाइजेशन है, और हर एक इंसान इंडिविजुअल के पास उसके पास ऑप्शन है कि वो क्या करना चाहे क्या नहीं। मतलब सब कुछ उस पर थोपा नहीं जाएगा। और जहां तक आपने मिलिट्री और पुलिस का समझाया, या ऐसे डेवलपमेंट और यूनिडेंशनल ग्रोथ कैसे होगी, ये आपने क्लियरली समझाया सर। इसके बाद हम जो टॉपिक पे आ रहे हैं, वो कुछ लोग बिलीव करते हैं डार्क टॉपिक है, डीप टॉपिक है, और काफी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक लोग मानते हैं उसे, जो कि इल्यूमिनाटी का और ऐसे फ्री मेजनरी, इस पे भी आपकी काफी रिसर्च है। तो सर ये कॉमन सेइंग है कि ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। मतलब इसमें कुछ ऐसे लोग हैं लीड पार्क, चाहे वो हम एलेक्स जोन्स की बात करें, जिन्होंने बोहेमियन ग्रुप पे जाकर रिसर्च करा, उन्होंने बताया कैसे सैटनिस्ट कल्ट ये चीजें करते हैं। तो सर चाहे रोजर मुनरो की बात करें, जिन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ ये चीजें हुई, कि उनके नेक्रोमेंसी देखा उन्होंने, कि उनके पेरेंट्स जो मरे हुए थे वो उनके सामने आकर खड़े हो गए। तो सर सिंपली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी रिसर्च में ये क्या कंक्लूजन है, क्या ये सीक्रेट सोसाइटी, फ्री मेजनरी, ये चीजें इस दुनिया में है, और क्या फैक्ट है जो इसको प्रूव कर सकते हैं? ओके, तो सीक्रेट सोसाइटीज एक ऑब्वियस फैक्ट है। इस पे मैंने बहुत सारी अलग अलग